गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने तीसरे सराव परीक्षा का हिंदी विषय का पेपर उस पर मार्गदर्शन लेंगे। ये हिंदी हमारा 80 मार्क्स का है, टोटल 80 मार्क्स। इसके लिए हमें 3 घंटे का समय दिया जाएगा। 3 घंटों में हमें किस तरह से अपना समय किस तरह से प्लान करना है, उत्तर किस तरह से लिखने, ताकि 3 घंटे में पूरे 80 मार्क्स का पेपर हम कवर कर सके। क्या लिखना पेपर में, क्या लिखना जरूरी है, कौन सी चीज नहीं लिखे तो भी चलेगा, इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। कभी कभी होता है कि बच्चे ज्यादा लिखने में या जो जिन चीजों की जरूरत नहीं होती वो सारे प्रश्न लिखने में अपना समय गवा देते। फिर अंत में जब लेखन विभाग आता है, जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, उसके लिए समय नहीं मिलता। तो इसलिए जो जहां जहां पर जो हमारे विभाग है, तो कहाँ कौन से एक विभाग में कितने समय के लिए या कितना लिखना जरूरी है, इस बात पर हम ध्यान देंगे। तो हमारी जो प्रश्न पत्रिका रहती है बोर्ड एग्जाम की, तो उसमें सबसे पहले हमें कुछ सूचनाएं दी रहेंगी। वो सूचनाएं हम देखेंगे कि विषय लिखा होगा हमारे अंग्रेजी माध्यम का, 80 गुण होंगे। सूचना ये है कि सूचना के अनुसार गद्य पद्य पूरक पठन भाषा अध्ययन की आकृतियों में आवश्यकता के अनुसार आकृति में उत्तर लिखना अपेक्षित है। तो ये सूचनाएं बहुत बार हम लोग पढ़ते नहीं या पढ़े तो भी ध्यान नहीं देते। तो ये इसलिए कि जहां जहां पर हमें संजाल दिया होता है, हिंदी भाषा के पेपर में जहां जहां हमें संजाल दिया होता है, तो वहां पर जिस तरह से ड्रॉ करके प्रश्न दिया होगा, हमें उत्तर भी उसी तरह से ड्रॉ करके लिखना होगा। अगर संजाल जो है ओवल शेप में दिया है, प्रश्न ओवल में है, उत्तर ओवल शेप में पूछे गए, तो हमारे उत्तर पत्रिका में भी वही शेप आने चाहिए उत्तर में। उत्तर भले ही सही हो लेकिन हम उस तरह से नहीं प्रेजेंट करते तो हमारे वहां पर आधा मार्क्स कट हो सकता है। तो इसलिए हमें सूचनाओं में ही पहले दिया है कि जहां आकृति करने के लिए कहा गया है वहां हमें आकृति करनी करनी ही होगी। दूसरी सूचना है, सभी आकृतियों के लिए कलम का ही प्रयोग कीजिए। कलम यानी हमारा पेन, कि संजाल बनाने के लिए या जहां पर भी ड्राइंग करने की जरूरत है, विज्ञापन जहां पर है, तो वहां हमें पेंसिल या स्केच पेन का उपयोग नहीं करना है। हर जगह पर हमें आकृतियों में सिर्फ कलम यानी जो हमारी पेन होगी, जिस भी पेन से आप लोग उत्तर पत्रिका लिखेंगे, तो उसी का प्रयोग करना है। तीसरी सूचना है, रचना विधा यानी कि उपयोजित लेखन में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए आकृति आवश्यकता नहीं है। तो ये विज्ञापन के लिए खास करके कहा गया है कि जरूरी नहीं कि हर विज्ञापन में आपने ड्राइंग करना ही चाहिए। कि जहां जहां वस्तुओं का विज्ञापन है वहां हम वस्तुओं के चित्र बना सकते हैं अपना विज्ञापन ज्यादा आकर्षित करने के लिए। लेकिन जहां जरूरत नहीं है तो वहां पर भी ड्राइंग करने की जरूरत नहीं है। हम ऐसे ही जिन मुद्दों को उस विज्ञापन में होना चाहिए उतने मुद्दे अगर स्पष्ट रूप से लिखे जाएंगे तो भी हम पूरे मार्क्स विज्ञापन में स्कोर कर सकते हैं। चौथी सूचना है, शुद्ध स्पष्ट एवं सुवच्छ लेखन अपेक्षित है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब भी हम आंसर लिखना चालू करते, जब भी उत्तर लिखना चालू करते, तो बहुत बार होता है कि गड़बड़ी में हमसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाते हैं या फिर क्वेश्चन नंबर गलत लिखा जाता है, कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। तो बच्चों को आदत होती है कि बहुत बुरी तरह से उस शब्द को या उस वाक्य को जो है पेन से जो है पूरी तरह से नीला या काला करके रख देते। तो उतना करने की जरूरत नहीं, पेन से सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर दो या क्रॉस मार्क कर दो, बस उतना ही किया तो भी चलेगा। उससे ज्यादा उसको स्क्रैच करने की जरूरत नहीं होती है। हमारा पेपर जो है एकदम शुद्ध स्पष्ट दिखना चाहिए, सुवच्छ जो अक्षर होगा वह एकदम सुंदर होना चाहिए ताकि एग्जामिनर जो है वो पढ़ सके। तो ये सूचनाएं हमें क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले दी होंगी। सूचनाएं हर पेपर में यही सूचनाएं होंगी, उनका अर्थ हमें पता चल गया है।
लेकिन ये याद रखना है, जब भी हम उत्तर पत्रिका लिखेंगे तो ये पढ़कर भूलना नहीं है, इन सब चीजों को याद रखना है और उसके बाद हमें अपना आंसर पेपर लिखना शुरू करना है। ओके। पूरे हिंदी के पेपर में 80 मार्क के पेपर में हमें 5 विभाग होंगे। पहला विभाग है गद्य विभाग, दूसरा पद्य विभाग, तीसरा पूरक पठन, चौथा व्याकरण और पांचवा जो है उपयोजित लेखन। तो हम गद्य विभाग से शुरुआत करते हैं। ये जो हमारा तीसरी सराव परीक्षा का पेपर था, इसमें पहला प्रश्न 1 विभाग 1 गद्य 20 अंक के लिए प्रश्न 1 लिखा है। तो हमारी उत्तर पत्रिका में जब हम शुरुआत करेंगे तब वहां पर जो बिग बॉक्स होगा क्वेश्चन नंबर लिखने के लिए, वहां पर हमें 1 लिखना होगा और जब हम मार्जिन ड्रॉ करेंगे वहां पर लिखना है। उसके बाद फिर नीचे जो प्रश्न होंगे 1 2 3 4 आ ई जिस तरह से होंगे उस तरह से लिखकर उनके सामने उत्तर लिखने होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें परिचय दिया हुआ है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। 8 गुणों के लिए ये प्रश्न है। तो ये जो अपना पहला गद्य का प्रश्न है, ये हमारा पाठ रीढ़ की हड्डी इससे लिया गया है, जो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 35 पे है। रामस्वरूप, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को ऊपर मोड़ दे, उधर। तख्त के रखे जाने की आवाज आती है। रतन, बिछा दे साहब। रामस्वरूप, जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब, और यह पसीना किस लिए बहाया है? प्रश्न चिन्ह। रतन, तख्त बिछाता है, ही। रामस्वरूप दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी। जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा, वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। रामस्वरूप, क्या हुआ? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। रामस्वरूप, अरे हाँ, देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। ये लोग जरा ऐसे ही है, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी न हो। प्रेमा, और लड़का? रामस्वरूप, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है और पढ़ाई का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। तो ये हमें पैसेज दिया गया है। इस पैसेज पर हमें कुछ सवाल पूछे गए। तो जो हमारा पहला सवाल है, ये संजाल रूप में दिया गया है। यहाँ पर हमें कुछ चित्र नहीं बनाना है, सीधे पॉइंट्स दिए हैं 1 2 3 4, उन्हीं पॉइंट्स में हमें उत्तर लिखना है। तो पहला सवाल है परिच्छेद में उल्लेखित रिश्ते। तो यहाँ पर व्यक्तियों के नाम नहीं पूछे गए, हमें सिर्फ रिश्ते पूछे गए हैं। तो हम सिर्फ रिश्ते, अगर व्यक्तियों के नाम भी लिखे कि रतन नौकर है, रामस्वरूप मालिक है, इस तरह से लिखा तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ हमें सिर्फ रिश्ते पूछा गया है, तो हम लोग सिर्फ रिश्तों के नाम ही लिखेंगे। पति पत्नी है, नौकर मालिक, पिता पुत्र और पिता पुत्री। इनके सामने भी हम लिख सकते हैं कि उमा जो है वह पुत्री है और रामस्वरूप जो है उमा के पिता है। तो उमा और रामस्वरूप लिखकर पुत्री और पिता, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ रिश्तों के बारे में पूछा गया है, तो हम इतना ही लिखेंगे। इसी गद्य पर दूसरा प्रश्न है, कृति पूर्ण कीजिए। परिच्छेद में आए वाद्यों के नाम। तो वाद्य यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इस परिच्छेद में कौन से 2 वाद्यों के नाम आए थे? एक है हारमोनियम और दूसरा है सितार।
अभी ये जो पहले दो प्रश्न होते हैं जो गद्य पर आधारित होते हैं, इनके उत्तर हमें डायरेक्ट पैसेज में ही मिलते हैं। इसलिए हमें जो है पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। और अगर हम पैसेज पढ़ने से पहले प्रश्न पढ़ लेंगे तो जब हम पैसेज रीड करते हैं उसी समय हमारे ध्यान में आ जाता है कि एक उत्तर यहाँ पर है, दूसरा उत्तर यहाँ पर है। इसलिए पहले पैसेज के प्रश्न पढ़ लो, फिर पैसेज रीड करो। और ये सारे पाठ हमने पढ़े हुए, तो इसलिए बहुत सारे सवालों के जवाब ऐसे भी है जो हमें याद है या हमें मालूम है, लेकिन सिर्फ उन्हें किस तरह से लिखा जाता है ताकि लिखने में कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, उसके लिए हम पैसेज में से यह लिखेंगे। ये जो पहले दो प्रश्न होते हैं गद्य पर आधारित, इनमें कोई भी गलती नहीं हो सकती, क्योंकि ये हमें डायरेक्ट गद्य में से ही, दिए हुए गद्य में से ही उत्तर मिलते हैं। इसलिए यहाँ पर हम पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न जो है ये शब्द संपदा पर आधारित है। वचन परिवर्तन कीजिए। सॉरी, दूसरे का आ रह गया। दूसरे का आ है, परिच्छेद में आए व्यवसाय शिक्षा के नाम। तो ये एक है बीएससी और एक है मेडिकल। ये दो नाम इस परिच्छेद में आए हैं। तो हमें लिखते वक्त इसी तरह से लिखना है कि ये जिस तरह से हमारे क्वेश्चन पेपर में बड़ा बॉक्स होगा उसमें प्रश्न एक लिखना है, फिर अ है, अ का एक में हमें रिश्ते पूछे गए तो एक में भी 1 2 3 4 है, फिर एक का 2 में हमें अ और आ है, फिर तीसरा प्रश्न तीसरे में भी अ पूछा गया है। तो तीसरे अ में लिखा गया है कि यहाँ पर हमें शब्द संपदा में वचन परिवर्तन करने के लिए कहा गया है कि यानी वचन बदलना है, परिवर्तन करना है यानी बदलना है। तो लड़का इस शब्द का हो जाएगा लड़के, और सभा इस शब्द का हो जाएगा सभाएं। सभा है ए लिखते वक्त हमें याद रखना है कि ऊपर चंद्र बिंदी आना जरूरी है। शब्द संपदा का दूसरा प्रश्न है, क्रुदांत रूप लिखिए। उसके लिए पहला शब्द दिया गया है पढ़ना और दूसरा शब्द है बहना। तो पढ़ना का क्रुदांत रूप होता है पढ़ाई या पढ़ने वाला, और बहना का क्रुदांत रूप है बहाव या बहने वाला। इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न गद्य पर आधारित जो होता है वो स्वमत वाला प्रश्न है। इसमें हमें अपने विचार प्रस्तुत करके लिखने हैं। जो भी तुम्हारे विचार है अपने सरल शब्दों में, जिसमें कम से कम लिखावट में गलतियां कम से कम हो, और ये 7 से 8 वाक्यों में होना चाहिए। जी, छोटा लिखा तो भी चलेगा लेकिन अर्थपूर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें स्वमत के लिए प्रश्न दिया गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस विषय पर आपके विचार लिखिए। तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि जो हमने पढ़ा हो या जो हमने सीखा है, रीड किया है, वो वैसे के वैसे ही आना चाहिए। इसमें हम अपनी कल्पनाएं, अपने विचार भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है वो इस तरह से है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देश की बेटियों की आने वाली जिंदगी को सुधारने वाली मुहिम और हमारे देश के भविष्य लिखने वाली अहम कलम है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत ही सुरक्षित वातावरण लाएंगी। इस अभियान को समाज के हर वर्ग के लोगों ने बहुत ही प्रोत्साहित किया है। हमारे समाज में ऐसे बहुत से घर या परिवार है जहाँ पर लड़कियों को बराबर नहीं समझा जाता, लड़के लड़कियों में भेदभाव किया जाता है, लड़कियों को परिवार में वह दर्जा नहीं मिलता जिसकी वह हकदार होती है। लड़कियों को अपने ही परिवार में अपने पक्ष को रखने का अधिकार नहीं दिया जाता है। लड़कियों को वस्तु की तरह समझा जाता है, जिन्हें स्नेह, भावना, प्यार और समता बस एक सपने के समान
लगता है। इन सभी कुरीतियों को खत्म करने और समाज के मनोभाव को सुधारने के लिए ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को चलाया गया है। अब ये मैंने थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन ये यहाँ से सर सिर्फ आप लोग आइडिया ले सकते हैं कि इसमें से कुछ पॉइंट्स चुनकर जो आपको याद रहेंगे, जो आपको सरल लगते हैं, जो इजी लगते हैं, उनको याद कर या उसी को थोड़ा इलेबरेट करके आप लिख सकते हो। ये हमारे पहले गद्य के 4 प्रश्न हो चुके। अब पहला गद्य जो है गद्य विभाग का दूसरा गद्य यानी कि प्रश्न 1 का आ जो है यहाँ पर, यह भी हमारा पठित गद्य ही है। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यह जो पैसेज है ये महिला आश्रम इस पाठ से लिया गया है। अपने टेक्स्ट बुक में ये पेज नंबर 77 पर दिया गया है। यह पत्र लिखा हुआ है। हमने ये पाठ पढ़ा हुआ है कि इसमें जो है हमें 2 पत्र पढ़ने को मिलते हैं। तो जो यहाँ पर छोटा सा पत्र जो उस पाठ के अंत में दिया गया है वह लिया है। तुम्हारा 16 से 18 तक का लिखा हुआ पत्र आज अभी मिला। इस महीने में मैंने तारीखों को पत्र लिखे हैं। तारीख 1, 9, 15 और चौथा आज लिख रहा हूँ। अब तुमको हर सप्ताह में लिखूंगा ही। तुम्हारी तबीयत कमजोर है, तब तक चिरंजीव रहना मुझे पत्र लिखेगी तो चलेगा। मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए। पूज्य बापूजी चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी चाहिए। तुमको मैंने एक संदेश भेजा था कि तुम उर्दू लिखना सीखो, लेकिन अब तो मेरा एक ही संदेश है, पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ। तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स भी मांग कर रखा है, लेकिन अब तक कुछ हो नहीं पाया है। मैंने अपने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए हैं, सादे क्रोटन को ही रहने दिया है। सबको काका का सप्रेम आशीष। तो यह गद्य दिया गया है और इस पर आधारित हमें कुछ प्रश्न पूछे गए। तो पहला प्रश्न है, कारण लिखिए। काका जी ने कंपास बॉक्स मंगाकर रखा। तो ये हमने अभी अभी पढ़ा पैसेज में। तो इसलिए कि अगर हम पहले से प्रश्न पढ़ के रखेंगे तो रीड करते वक्त ही हमें आंसर मिल जाएंगे और वहीं पर हम मार्किंग करके लिख सकते हैं, ताकि उत्तर लिखते वक्त वहीं से हम लोग जो पंक्ति दी गई है वो उसी तरह से कॉपी कर लिख सकते हैं। इसमें दूसरा प्रश्न है, काका जी ने फूलों के गमले अपने पास से निकाल दिए। इनके उत्तर लिखने का तरीका देखो। यहाँ पर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है न्यू पेज पर स्टार्ट किया। ये प्रश्न 1 का ही आ है। आ में अ है, पहले का अ है और इसमें भी पहला कारण लिखिए का पहला है, काका जी ने कंपास बॉक्स मंगा कर रखा और फिर आगे उसका उत्तर शुरू होता है, तारों के नक्शे बनाने के लिए। तो ये जो उत्तर है, तो उत्तर लिखते वक्त यहाँ पर कारण लिखने के लिए कहा है, तो हमें सिर्फ उत्तर नहीं लिखना है, उसके साथ हमें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में प्रश्न को भी दोबारा लिखना है, ताकि वाक्य पूरी तरह से समझ में आए। और जो उत्तर है उसे पेंसिल से या पेन से अंडरलाइन करना है। दूसरा प्रश्न, कारण लिखिए के लिए, काका जी ने फूलों के गमले अपने पास से निकाल दिए। तो इसका उत्तर है, 1-2 महीने फूल देकर वह सूख गए थे, इसलिए उन्होंने वह गमले निकाल दिए। दूसरा प्रश्न, प्रश्न 1 का ब है, परिच्छेद
में आए धर्मों के नाम। तो कौन से 2 धर्मों के नाम आए हैं? 1 और 2 पॉइंट्स दिए लिखकर, तो एक में लिखना है हिंदू, एक में लिखना है मुस्लिम। और उसी पर दूसरा प्रश्न है, सही गलत पहचान कर गलत विधाओं को सही करके लिखिए। तो यहाँ पर हमें जो प्रश्न दिया गया है, तो उसमें सही गलत को पहचानना भी है और उसे सही करके दोबारा से वो वाक्य लिखना भी है। हमें प्रश्न हमेशा अच्छी तरह से पढ़ना होगा कि क्या करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर हमें सिर्फ सही गलत पहचान कर छोड़ना नहीं है, उसे जो अगर वाक्य गलत होगा तो उसे सही करके दोबारा से लिखना है। तो पहला वाक्य है, रेहाना की तबीयत कमजोर है। यह वाक्य गलत है। सही वाक्य क्या है? सरोज की तबीयत कमजोर है। तो ये आपको समझाने के लिए मैंने इस तरह से लिखा है कि सही वाक्य ये है और ऊपर वाला, तो हमें प्रश्न लिखने के बाद उसके सामने लिखना है कि वाक्य सही है गलत, उतना शब्द लिखना है। फिर नीचे डायरेक्ट हम सही वाक्य लिख सकते हैं कि सरोज की तबीयत कमजोर है। दूसरा वाक्य है, सरोज को हर सप्ताह को पत्र लिखने के लिए काका कालेलकर जी ने कहा। यह वाक्य भी गलत है। काका कालेलकर जी सरोज को हर हफ्ते पत्र लिखने की बात कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है वाक्य में कि सरोज को पत्र लिखने के लिए कहा था या काका जी ने कहा था कि वो खुद पत्र लिखेंगे। तो इस बात को अच्छी तरह से समझना है कि सरोज जी की तबीयत सही नहीं थी, काका जी ने कहा है कि वह खुद उन्हें हर हफ्ते पत्र लिखेंगे। तो सही वाक्य ये है, काका कालेलकर जी ने सरोज को हर हफ्ते पत्र लिखने की बात करते हैं। तीसरा वाक्य है, काका कालेलकर जी ने तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स मंगाकर रखा है। यह वाक्य सही है। तो यहाँ पर सिर्फ हमें सही शब्द लिखना है। इस वाक्य को दोबारा से कुछ भी करके नहीं लिखना है। अगर गलत होगा तो ही उसे सही करके लिखना है। तो यहाँ पर हमारा गद्य विभाग का दूसरा पैसेज खत्म हुआ। अब गद्य विभाग में प्रश्न 3 शब्द संपदा। प्रश्न 3 समानार्थी शब्द लिखिए। चिट्ठी का है, समानार्थी शब्द है पत्र, और हफ्ता का है सप्ताह। और इसी में आ प्रश्न है, वचन बदलकर लिखिए। शक्तियां, उसका एक वचन होगा शक्ति, और नक्शा का अनेक वचन होगा नक्शे। और इस पर स्वमत वाला प्रश्न जो है वो, पत्र लेखन की आवश्यकता क्यों है, इस बारे में अपने विचार लिखिए। पत्र लेखन एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से दो व्यक्तियों या दो व्यापारी जो एक दूसरे से काफी दूरी पर स्थित है, परस्पर एक दूसरे को विभिन्न कार्यों अथवा सूचनाओं के लिए पत्र लिखते हैं। पत्र लेखन का कार्य पारिवारिक जीवन से लेकर व्यापारिक जगत तक प्रयोग में लाया जाता है। पत्र लेखन का कार्य अत्यंत प्रभावशाली होता है क्योंकि इस साधन के द्वारा अनेकों लोगों से संपर्क स्थापित करने में भी सुविधा होती है। और इसमें और भी हम अपने मर्जी से कुछ ऐड कर सकते कि हमें क्या लगता है कि पत्र लेखन किस लिए आवश्यक है, तो इसमें अपने विचारों के हिसाब से आप लोग ऐड कर सकते हैं। तीसरा पैसेज है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। तो ये जो पैसेज है यह अपठित है, ये हमारे टेक्स्ट बुक के बाहर का है। आपके पास मोटर हो या ना हो, बनारस के रईसों में आपकी गिनती तभी होगी जब एक ऐसे इक्के पर कम से कम रामनगर की हवा खाए। यह रईसी, यह शानबाग कुछ और ही चीज है। बढ़िया पंप जूता, किनारेदार धोती, चिकने पोत के
का कुर्ता दुपलिया टोपी लगाए, एक और शाहू जी और दूसरी ओर इस ढंग की पोशाक पहने। उसके दोस्त और इक्केवान की बगल में एक सिपाही एक हाथ में लंबा लट्ठा लिए हुए तथा दूसरे हाथ में बूटी का सामान संभाले हुए नजर आते हैं। काशी में रहने के कारण मुझे इक्के पर सवार होना ही पड़ता है, इसलिए इक्केवान के व्यक्तित्व के संबंध में भी कुछ कह देना अच्छा ही होगा। बनारसी इक्केवान एक संस्था है। इसकी बातों में सरसों का तीखापन, मिर्ची की तिताई और गरम मसाले की गर्माहट का मजा पाया जाता है। एक बार जरा जोर से बात कीजिए, देखिए क्या आनंद आता है। तो यह पैसेज दिया है, इस पर हमें प्रश्न पूछे गए हैं। इक्केवान की बातों में पाई जाने वाली विशेषताएं। दूसरा प्रश्न है, सिपाही के हाथों में ये वस्तुएं थी कौन सी? तो हम उत्तर पत्रिका में हमें सिर्फ इतना ही लिखना होगा। यह प्रश्न 1 का ई प्रश्न है, जो अपठित गद्यांश है उसमें भी पहले में अ में भी पहला है। पहला पॉइंट होगा सरसों का तीखापन और गरम मसाले की गर्माहट। और दूसरा प्रश्न, सिपाही के हाथों में कौन सी वस्तुएं थी? वो है लंबा लट्ठा और बूटी का सामान। और इस अपठित गद्यांश पर भी हमें एक स्वमत पूछा गया है। यातायात के साधनों में बढ़ती संख्या, इस पर अपने विचार लिखिए। यातायात यानी ट्रांसपोर्ट, उसकी बढ़ती संख्या यानी जो ट्रांसपोर्टेशन के मोड से वो जो बढ़ रहे हैं, उस वजह से क्या क्या समस्याएं आ रही है, उसके ऊपर हमें अपने विचार लिखने हैं। मुख्यतः यातायात के 3 प्रकार होते हैं, जिनमें जल, वायु व सड़क यातायात का समावेश है। सड़क यातायात के साधनों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी रूपांतर से बढ़ रही है। इसके साथ ही सड़कों, हवाई अड्डों आदि के निर्माण के लिए जंगलों व पहाड़ों को काटा जा रहा है। नदियों व समुद्र के तटीय क्षेत्रों पर अतिक्रमण किया जा रहा है। यातायात के आधुनिकीकरण से मनुष्यों को अनेक लाभ हुए हैं, लेकिन परोक्ष हानियां भी बहुत हुई है, जो समय समय पर ग्लोबल वार्मिंग, अतिवर्षा, सुनामी तथा बाढ़ के रूप में सामने आती है। विकास के चक्कर में हमने पर्यावरण का बहुत ही अधिक दोहन किया है तथा कर रहे हैं। हमें आधुनिक होने के साथ साथ इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। तो इसमें हम अपने विचार और ऐड करके लिख सकते हैं, जिस तरह से भी आपको यातायात, सिर्फ प्रश्न का अर्थ समझ में आना चाहिए, उसके लिए रीडिंग होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा रीड करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कठिन शब्दों के अर्थ ढूंढेंगे, समझेंगे, तभी हमें स्वमत वाला प्रश्न समझ में आएगा और उसका हम सही उत्तर लिख सकते। स्वमत वाले प्रश्न जो होते हैं ये भी स्कोरिंग होते, क्योंकि इसमें हमें अपने विचार प्रस्तुत करने होते। तो जो हमारे विचार होंगे वो हमारे विचार होंगे, उसमें कुछ सही गलत ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ मार्क्स उसमें हमें मिलने ही वाले हैं। तो इसलिए हमें ये प्रश्न अटेम्प्ट करना ही है और ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स लिखने की कोशिश करना। यहाँ पर हमारा गद्य विभाग खत्म होता है। दूसरा विभाग जो है पद्य विभाग, जो 12 अंकों के लिए है। प्रश्न 2 अ, निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई, यह भी पठित गद्यांश है, पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। ये जो पद्य है हमारे टेक्स्ट बुक की जो फर्स्ट पोयम है, भारत महिमा, इससे लिया गया है। फर्स्ट 6 लाइन्स ही है।
कि हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हरिक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला तब आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। इस पर हमें इस पद्य पर पूछे गए सवाल है, विधान के सामने सत्य या असत्य लिखिए। तो जो सेंटेंस दिए गए, जो वाक्य दिए हैं, वो इस कविता के अनुसार सत्य है या असत्य है, वह हमें लिखने हैं। पहला प्रश्न अ है, जब पूरा विश्व जगा तो भारतवासी भी जग गए। दूसरा प्रश्न है, वीणा पानी ने अपने हाथ में मीना ली, हिमालय के आंगन में किरणों का उपहास मिला। चौथा है, सप्त सिंधु में सातों स्वर गूंजने लगे। तो ये जो प्रश्न है, हमें अपने उत्तर पत्रिका में इस तरह से लिखना है कि प्रश्न को नहीं लिखना है, सिर्फ जो वाक्य दिया होगा वह हमें लिखना है और उसके सामने वह सत्य है या असत्य लिखना है, उस शब्द को अंडरलाइन करना है। पहला वाक्य दिया गया है, जब पूरा विश्व जगा तो भारतवासी भी जग गए, यह असत्य है। दूसरा है, वीणा पानी ने अपने हाथों में मीना ली, यह वाक्य भी असत्य वाक्य है। तीसरा है, हिमालय के आंगन में किरणों का उपहास मिला, यह वाक्य भी असत्य है। उपहास और उपहार दोनों शब्दों में लिखावट में थोड़ा ही फर्क है, लेकिन अर्थ में काफी फर्क है, इसलिए हमें ध्यान से पढ़कर समझकर उत्तर लिखना है। चौथा प्रश्न है, सप्त सिंधु में सातों स्वर गूंजने लगे, यह वाक्य जो है यह सत्य है। तो उत्तर लिखने का तरीका हमारा यही होना चाहिए, वाक्य लिखने हैं और वाक्य के सामने वह विधान सत्य है या असत्य है वो लिखना है, उसे अंडरलाइन करना है। इसी पद्य पर दूसरा प्रश्न हमें पूछा गया है, पद्यांश से ऐसे दो प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। तो हमें उत्तर दिए हुए हैं अभिनंदन और आलोक। अब इन शब्दों, ये जो शब्द है कौन से प्रश्नों के उत्तर है वह हमें लिखना है। तो पहला प्रश्न इस प्रकार होगा, उषा ने हंसकर क्या किया। तो उत्तर आएगा अभिनंदन। तो हमने जो सवाल बनाए हैं वो सही है। आलोक, लोक यानी संसार में क्या फैला, आलोक। इसी पद्य पर तीसरा प्रश्न जो हमें पूछा गया, पद्य में जो प्रश्न आता है वो स्वमत का नहीं होता है, इसमें हमें जो पद्य दिया गया है तो वो पद्य हमें समझ में आया नहीं या नहीं आया, या उसे हम अपनी भाषा में किस तरह से ढाल सकते हैं, इस तरह का वो प्रश्न लिखा होता है। उसे भावार्थ की जो पंक्तियां दी रहेंगी, जो पद्य की जो पंक्तियां दी रहेंगी, उसका भावार्थ लिखने के लिए कहा जाएगा। तो इसमें हमें प्रथम दो पंक्तियों, प्रश्न 3, पद्यांश में प्रथम दो पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो जो पैसेज हमें दिया है, जो पैराग्राफ दिया है, उसी के प्रथम दो पंक्तियों का अर्थ हमें लिखना है, या जो हमने पोयम पढ़ी हुई है उसकी प्रथम दो, ऐसा नहीं करना है। जो हमें एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में पद्य दिया है उसके प्रथम दो पंक्तियों का अर्थ लिखना है। तो यहाँ पर प्रथम दो पंक्तियां हैं, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हरिक हार। उसका अर्थ हम इस तरह से लिखेंगे, हमारा यह भारत देश हिमालय के आंगन के समान है। प्रतिदिन उषा भारत को सूर्य की किरणों का उपहार देती है, तब ऐसा लगता है मानो हंसकर वह भारत भूमि का अभिनंदन कर रही हो। ओस की बूंदों पर जब प्रातःकालीन सूर्य की
रश्मियां पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे उषा ने भारत को हीरो का हार पहना दिया हो। तो प्रथम जो पंक्तियां हैं उनका यह अर्थ है। उसके बाद दूसरा पद्य जो है यह दूसरी इकाई का बरस ही जलद इस कविता का है। निम्नलिखित अपठित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। तो ये हमारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 51 पर है। यह चौपाई है। दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जनु बटु समुदायी। नव पल्लव भये विपट अनेका, साधक मंजस मिले विवेका। अर्क जावस पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उदयम गयऊ। खोजत कतहु मिलई नाही धूरी, करई क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। ससी संपन्न सो मही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। तो इस पद्य पर हमें कुछ प्रश्न दिए गए। पहला प्रश्न है उचित जोड़ियां मिलाइए। तो जो पद्य दिया गया है उसमें के कुछ मीनिंग्स ए पार्ट में दिए, कुछ बी में दिए और ब में, तो हमें जोड़ी मिलानी है। जब हम उत्तर लिखेंगे तब अ के सामने लिखते वक्त हमें जो सही जोड़ी है वो लिखना है। जब हम जोड़ियां मिलाने का ये प्रश्न आता है तब एरो नहीं करना है, उसके सामने सही उत्तर लिखना है। एरो करके या 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इस तरह से नहीं लिखना है। सही प्रश्न के सामने उसका सही उत्तर लिखना होगा। उत्तर लिखने का तरीका क्या होना चाहिए वो देखो, हमारे उत्तर पत्रिका में हम इस तरह से लिखेंगे। प्रश्न पद्य विभाग है, यह प्रश्न 2 है, उसमें यानी दूसरा पद्य है। इसमें पहला प्रश्न उचित जोड़ियां मिलाइए का। मेंढक की ध्वनि, उसका उत्तर है बटु समुदाय का वेद पठन। यह हमें पैसेज में ही मिलने वाला है। पैसेज को अच्छी तरह से हम रीड करेंगे, कविता के पद्य को अच्छी तरह से रीड करेंगे तो उसी में हमें उत्तर मिलेंगे। उनव पल्लव से भरे विपट, साधक के मन का विवेक। तीसरा है उपकरी की संपत्ति, उसका उत्तर है शशि संपन्न पृथ्वी। चौथा है अचमकते चमकते जुगनू, उसका उत्तर है घमंडियों का समाज। तो इस तरह से हमें जो अ जो पार्ट दिया है क्वेश्चन पेपर में वो वैसे के वैसे कॉपी करना है। सिर्फ ब की जगह हमें सही उत्तर लिखने हैं। इसी पद्य पर दूसरा प्रश्न है पद्यांश में प्रयुक्त शब्द के समान अर्थ के शब्द लिखिए। तो यहाँ पर अर्थ दिए हुए हैं। अब इस अर्थ के लिए कौन सा शब्द इस पद्य में यूज किया है वो हमें ढूंढकर लिखना है। अब पक्षी यह अर्थ है दिया गया है, उसके लिए खग यह शब्द इस्तेमाल हुआ है। दूसरा है मेंढक यानी दादुर। तीसरा पेड़ विपट। चौथा पृथ्वी मही। कभी कभी जो है कठिन शब्द दिए जाते हैं, उसके अर्थ हमें लिखने के लिए कहा जाता है। भावार्थ के लिए हमें प्रथम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखने के लिए कहा गया है। तो प्रथम 4 पंक्तियों का भावार्थ, कवि कहते हैं कि वर्षा काल में चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी लगती है मानो विद्यार्थियों का समूह वेद पठन कर रहा हो। अनेकों वृक्षों की नई नई कोपलें आ रही है, जिससे वे ऐसे हरे भरे तथा सुशोभित हो गए हैं
जैसे साधना करने वाले किसी व्यक्ति का मन ज्ञान प्राप्त करने से प्रफुल्लित हो जाता है। तो ये पहली दो पंक्तियों का अर्थ है। दूसरी दो पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार से है। बरसात के दिनों में मदार और जवासा के पौधे पत्तों से रहित हो जाते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो अच्छे शासक के राज्य में दुष्टों का धंधा जाता रहा हो, यानी खत्म हो गया हो। धूल खोजने पर भी कहीं नहीं मिलती, जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, उसी तरह वर्षा ने धूल को नष्ट कर दिया है। तो ये प्रथम चार पंक्तियों का अर्थ है। हमें अगर कविता समझ में आ गई हो तो हम अपने शब्दों में भी यह अर्थ लिख सकते हैं। अब तीसरा विभाग है पूरक पठन का। पूरक पठन में हमें दो पैसेजेस दिए रहेंगे। प्रश्न 3 निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। तो ये जो गद्य है ये हमारे टेक्स्ट बुक के सेकेंड लास्ट जो लेसन है बूढ़ी काकी, इससे लिया गया है। पेज नंबर 93 पर जो है पैसेज इस प्रकार से है। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्थलों के पास बैठा दिया। दिन शुद्धातुर हतज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुनकर भक्षण करने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्थल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिया थी। ठीक उसी समय रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौकी चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठाकर खा रही है। रूपा को रूपा का हृदय सुन्न हो गया। तो इस पूरक पाठ पर, इस पैसेज पर हमें दो प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, झूठे पत्तलों के सामने बैठी काकी ऐसे दिख रही थी। तो हमें इसके 2 पॉइंट्स लिखने हैं। दूसरा प्रश्न है, झूठे पत्तलों में शेष जिन्नस, जिन्नस यानी कि व्यंजन, जो खाने के लिए चीजें थी वो क्या शेष थी, यानी बची हुई क्या थी पत्तलों में। तो पहले का उत्तर है कि झूठे पत्तलों के सामने बैठी काकी कैसे दिख रही थी, दीन, दीन यानी गरीब, और हतज्ञान या शुद्धातुर, इस तरह से वो दिख रही थी। दूसरा प्रश्न है, झूठे पत्तलों में शेष जिन्नस यानी खाने की चीजें क्या बची थी झूठे पत्तलों में, कचौड़ियाँ और खस्ता। इस पर स्वमत वाला प्रश्न है, बुढ़ापे के विषय में अपने विचार लिखिए।
हेलो दीपा टीचर। हेलो। हेलो दीपा टीचर, यू आर नॉट ऑडिबल। हेलो दीपा टीचर। हेलो दीपा टीचर। यस सर। हाँ, यू आर इनऑडिबल, यू आर नॉट ऑडिबल। हेलो। हाँ। हाँ, आ रहा है आवाज? हेलो। यस हाँ, सर। आवाज कम आ रहा है आपका। कम आ रहा है। हाँ। पूरा पठन का जो तीसरा विभाग है, इसमें हमने पहले गद्य के 2 प्रश्न देखे। तीसरा प्रश्न स्वमत वाला जो प्रश्न है, यह है कि बुढ़ापे के विषय पर अपने विचार लिखिए। बुढ़ापा शरीर की दुर्दशा कर देता है। सर के काले बालों पर सफेदी आ जाती है। जवानी में मीलों तक मजे से चलने वाले पैर बुढ़ापे में थोड़े दूर चलने पर ही थक जाते हैं। किसी किसी के तो हाथ पैर कांपते हैं। आंखों में भी धुंधला दिखाई देने लगता है। बुढ़ापा कानों की सुनने की शक्ति भी छीन लेता है। दांत भी जवाब देने लगते हैं। शरीर की त्वचा में सुर्खियां पड़ने लगती है। बुढ़ापे का पतझड़ हमेशा के लिए जीवन की सारी बहार छीन लेता है। बुढ़ापा आदमी के दिमाग पर भी अपना असर डालता है। दिमागी ताकत कमजोर हो जाती है। स्मरण शक्ति आदमी का साथ नहीं देती। जाने माने व्यक्तियों के नाम और पते याद नहीं आते। कंठस्थ की हुई कविताएं और सुभाषित पता नहीं किस भूल भुलैया में गुम हो जाते हैं। तो यहाँ पर बुढ़ापे के बारे में आप अपने विचार लिख सकते हैं। तो इसमें जिस तरह से हमें टॉपिक मिलते हैं कि शरीर में किस तरह से बदलाव आते हैं, मानसिकता किस तरह से बदल जाती है, या व्यवहार में क्या परिवर्तन आते हैं, तो ऐसे एक एक विषय पर या उससे जुड़े हुए 2-2 3-3 सेंटेंस भी लिखेंगे तो हम आराम से 7-8 वाक्य लिख सकते हैं। अपठित का दूसरा गद्यांश है। यहाँ पर पद्य लिया है। प्रश्न तीसरा का आ। पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। तो ये जो हमारा पद्य है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 74। हम इस धरती की संतति है, इस कविता की पंक्तियां ली गई है, जिसमें जो लड़कियों का जो स्टैंजा है, ये कव्वाली जो है, इसमें जो लड़कियां जो गाते हैं उस कव्वाली का वह भाग लिया गया है। बातों का जनाब शऊर नहीं, शेखी न बघारो, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती की लड़की है, जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए, जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी, झांसी की रानी रजिया सुल्ताना दुर्गावती,
जो खूब लड़ी थी मर्दानी। जन्मी थी बीबी चांद जहां, पद्मिनी के जौहर की ज्वाला। सीता सावित्री की धरती, जन्मी ऐसी ऐसी बाला। गर डिंग जनाब उड़ाइएगा, तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए, हम उस धरती की लड़की है। तो इस पर प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, इस देश की मिट्टी में हुई यह महान विभूतियाँ। तो यहाँ पर हमें नाम, क्योंकि हमने पोयम पढ़ा हुआ है तो हमें सारे ही नाम याद है, जिसमें हमने प्रहलाद, जयमल, पताका, भरत सबके बारे में पढ़ा है। लेकिन जो पद्य का जो भाग हमें दिया गया है उसमें उसी पर आधारित प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर उत्तर में हम लिखेंगे, इस देश की मिट्टी में हुई थी यह महान विभूतियाँ। तो इस पैसेज में जो आई है, लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, दुर्गावती, चांद बीबी, रजिया सुल्ताना, दुर्गावती, ये सारे नाम आए। इनमें से कौन से भी चार नाम हम लिख सकते। और यहाँ पर संजाल ड्रॉ करके दिया है, रेक्टेंगल शेप में दिया हुआ है, तो हमें उत्तर भी उसी तरह से लिखने होंगे, ड्रॉ करके रेक्टेंगल शेप में ही लिखने होंगे। दूसरा प्रश्न है, हमारे स्वतंत्र सेनानी के विषय में अपने विचार लिखिए। हमारे भारत की भूमि को आज़ादी दिलाने के लिए कुछ महान क्रांतिकारी नेताओं ने अपने त्याग और समर्पण से इस देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराया था। अंग्रेजों ने हमारे देश पर करीब 200 वर्षों तक राज्य किया। जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत को आज़ादी दिलाई, उन्हें अपने वतन को आजाद कराने के लिए तन मन धन सब कुछ देश के नाम कर दिया था। तो यहाँ पर हमारा तीसरा विभाग खत्म होता है। अब हमारा चौथा विभाग जो है व्याकरण, भाषा अध्ययन जो है 14 अंकों के लिए जो पूछा जाता है। इसमें कुल 10 प्रश्न होंगे, 14 मार्क्स के लिए होंगे। तो यहाँ पर हमें यह पूरा व्याकरण विभाग जो है हम 10 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं और आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पर हर जगह प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट हम उत्तर लिख सकते हैं। विभाग 4 भाषा अध्ययन, प्रश्न 4। तो जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा, आंसर पेपर होगा, जो बॉक्स होगा क्वेश्चन नंबर का, वहां पर 4 लिखेंगे। उसके बाद से यहाँ पर 10 अलग अलग प्रश्न है, तो हर जगह पर सही क्रमांक देना जरूरी है। सिर्फ हम आंसर लिखेंगे, सही आंसर लिखेंगे और क्वेश्चन नंबर सही नहीं होगा तो यहाँ पर मार्क्स कट होने के चांसेस है। इसलिए यहाँ पर 1, 2 में भी इस प्रकार के उप प्रश्न पूछे गए, तो उस तरह से उनका भी उल्लेख करना जरूरी है। प्रश्न 4 है, सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यहाँ पर हर एक प्रश्न के लिए अलग अलग सूचना दी गई है, तो हमें प्रश्न अच्छी तरह से पूरा प्रश्न पढ़ना होगा, फिर उसका उत्तर लिखना है। पहला है, अधोरेखांकित शब्द का भेद लिखिए। रमजानी दुखी स्वर में बोली, यहाँ पर दुखी शब्द को अधोरेखांकन किया गया है। तो सिर्फ हमें दुखी शब्द क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, क्या है वो लिखना है। बाकी शब्दों के बारे में पूछा नहीं गया है, सिर्फ दुखी शब्द जो है यह भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न 4, आपने अव्यय का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला अव्यय दिया है और, एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान खींचा और हम उसमें बैठ गए। यहाँ पर जब हम अव्यय का वाक्यों में प्रयोग किया है, उस अव्यय को अंडरलाइन करना है। दूसरा है अव्यय अचानक, जैसे ही उसने रस्सी उठाई, अचानक वह सुनहरे रंग का तोता बन गया। अचानक शब्द को अंडरलाइन करना।
प्रश्न चौथा, दूसरा प्रश्न, तालिका पूर्ण कीजिए। यह तालिका संधि, संधि विच्छेद और संधि भेद के बारे में। पहला शब्द दिया है नमस्कार, इसका संधि विच्छेद है नमः प्लस कार और उसका भेद है विसर्ग संधि। दूसरा है संधि विच्छेद दिया है सत प्लस जन और उसका हमें संधि लिखना है सज्जन और भेद लिखना है व्यंजन संधि। प्रश्न दूसरा आ है सहायक क्रिया पहचान कर लिखिए। सिर्फ एक हमें लिखने के लिए कहा गया है, यहाँ पर मैंने दोनों लिखे। अगर आपको भी आता है तो ग्रामर के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, कहीं पे कुछ गलत हो जाएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। प्रश्न 4 दूसरे का आ, सहायक क्रिया पहचान कर लिखिए। पहला है प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा, तो इसमें सहायक क्रिया है पड़ेगा, उसकी मूल क्रिया है पढ़ना। दूसरा है सीमा ने खिड़की खोल दी, इसकी सहायक क्रिया है दी और मूल क्रिया है देना। यहाँ पर हमें पूछा, वहां पर प्रश्न में पूछा नहीं गया है कि मूल क्रिया भी लिखना है, लेकिन उत्तर में हमें मूल क्रिया अपेक्षित होता है, इसलिए सहायक क्रिया पहचानने के बाद मूल क्रिया लिखना है। प्रश्न तीसरा है प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए सिर्फ, और यहाँ पर हमें उसी तरह से बॉक्स ड्रॉ करके उत्तर लिखने हैं। व्याकरण में भी जहाँ जहाँ बॉक्स ड्रॉ करके दिए हैं वहाँ वहाँ उत्तर हमें बॉक्स ड्रॉ करके ही लिखना है। क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप। पहला शब्द है बढ़ना, प्रथम प्रेरणार्थक रूप है बढ़ाना, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है बढ़वाना। दूसरा शब्द है पीटना, पिटाना और पिटवाना। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि पीटना में जहाँ पर बड़ी ई है तो प्रथम और द्वितीय लिखते वक्त वो छोटी ई लिखना है, दीर्घ का ह्रस्व हो जाएगा। प्रश्न 4 अ, प्रश्न 4 है मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरा दिया है, पहला है शेखी बघारना, दूसरा है ठेस लगना। यहाँ पर अथवा भी है कि अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन कर वाक्य फिर से लिखिए। अगर हमें ऊपर वाला जो प्रश्न है मुहावरे का जिसमें अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना यह नहीं आता है तो हम सेकंड क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो उसे हम पहले लिखना होगा कि यहाँ पर पूरा वाक्य दिया गया है और उस वाक्य में मुहावरे का अर्थ दिया है। ऊपर जो ब्रैकेट में दो मुहावरे उनमें से सही मुहावरा कौन सा है वह चूज करके लिखना है। तो अगर हम मुहावरे का फर्स्ट क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना चाहते तो डायरेक्ट सेकंड लिख सकते। यहाँ पर हम पहले फर्स्ट देखेंगे शेकी बगारना, तो पहले उसका अर्थ लिखा जाएगा। अर्थ है आत्म प्रशंसा करना, और वाक्य लिखते वक्त हमें ध्यान में रखना है कि वाक्य में हम मुहावरे का इस्तेमाल करेंगे उसके अर्थ का नहीं। वाक्य जो है अच्छे लोग शेकी बगाना नहीं जानते, यहाँ पर हमने मुहावरे का प्रयोग किया है शेकी बगारना, उसे अंडरलाइन करना। दूसरा है ठेस लगना अर्थात चोट पहुंचाना या सदमा लगना, और इसका वाक्य है तुम्हारी कड़वी बातों से मुझे बहुत ठेस लगी। ठेस लगना, इस मुहावरे को अंडरलाइन करना है। और अगर यह प्रश्न हमें नहीं आता है तो हम दूसरे प्रश्न को लिख सकते हैं। पंछियों को जाल सहित उड़ता देखकर बहेलिया चकित हो गया। चकित हो गया के लिए
मुहावरे ऊपर ब्रैकेट में 2 है, अवाक होना और फूट फूट कर रोना। उसमें से सही मुहावरा है अवाक होना। पंछियों को जाल सहित उड़ता देखकर बहेलिया अवाक हो गया। इस तरह से हमें उत्तर लिखना है और जो मुहावरा है उसे अंडरलाइन करना है। पांचवा प्रश्न है, वाक्य में प्रयुक्त कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। जीवन निर्वाह या धन कमाने के लिए अनेक व्यवसाय चल रहे हैं। तो यहाँ पर के लिए यह कारक है और उसका प्रकार है संप्रदान कारक। छठा प्रश्न है, वाक्य में यथास्थान विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर हमें जो वाक्य दिया है उस वाक्य को दोबारा से लिखना है और जहाँ जरूरी है वहाँ विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। विराम चिन्हों के नाम लिखने के लिए नहीं कहा गया है, सिर्फ उनका प्रयोग करना है। सवाल यह है कि देखता कौन है, आंख या मन? तो इसमें विराम चिन्ह आएंगे, प्रश्न चिन्ह। कहाँ कहाँ आएगा वो देखो। सवाल यह है कि देखता कौन है के बाद प्रश्न चिन्ह आएगा, फिर आंख या मन, मन के बाद भी प्रश्न चिन्ह आएगा। यानी इस वाक्य में 2 जगह एक ही विराम चिन्ह आएगा जो है प्रश्न चिन्ह। सातवां प्रश्न है, सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ पर हमें प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं, सीधे हमें उस वाक्य को परिवर्तन करके डायरेक्ट आंसर लिखना है। प्रश्न 7 आपकी टांग काट देता हूँ, सामान्य भविष्यकाल। वाक्य होगा आपकी टांग काट दूंगा। दूसरा, अर्थशास्त्री कहते हैं, पूर्ण वर्तमान काल। अर्थशास्त्री कह रहे हैं। ई, हर चीज के दर्जनों गुलाम होते हैं, पूर्ण भूतकाल। हर चीज के दर्जनों गुलाम होते थे। प्रश्न 8 है, निम्नलिखित वाक्य का रचना के अनुसार भेद लिखिए। राम ने खाना खाया और वह सोने के लिए चला गया। और का प्रयोग किया गया। यह संयुक्त वाक्य है, 2 वाक्यों को जोड़ा गया है यहाँ पर। प्रश्न 9, सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए, सिर्फ एक। ओ, उसने सेवा देना बंद कर दिया, विस्मयार्थक वाक्य। यहाँ पर क्या के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह डालकर, क्या उसने सेवा देना बंद कर दिया, फिर पूर्ण विराम। दूसरा, अब तक वह सो गया होगा, इसे निषेधात्मक वाक्य करना है। अब तक वह नहीं सोया होगा, नहीं शब्द को अंडरलाइन करना है। यह नहीं शब्द का प्रयोग करके हमने वाक्य को निषेधात्मक किया है। प्रश्न 10, वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए, सिर्फ 2। वर्षा ऋतु के आने से राहत मिला। तो यहाँ पर गलतियां कौन सी है, किन किन शब्दों को हमें शुद्ध करना है वो देखो है। ऋतु शब्द जो है उसे सही करना है और मिला। वर्षा ऋतु के आने से राहत मिली। ऋतु और मिली, इन 2 शब्दों को सही करके लिखा है। दूसरा है, आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। तो आश्रम शब्द जो है गलत लिखा है। आश्रम का विज्ञापन, विज्ञापन में भी गलती है, तो ये भी हमें सही करके लिखना है। आश्रम और विज्ञापन। आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। तीसरा प्रश्न है, तख्त के रखे जाने का आवाज आता है।
इस वाक्य में तख्त के रखे जाने की आवाज आती है। की और आती, इन दोनों शब्दों को हमें अंडरलाइन करना होगा। यहाँ पर हमारा चौथा विभाग खत्म होता है। ये जो 10 प्रश्न है, तो इसमें 14 मार्क्स के लिए हम सभी पूरे के पूरे 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान से लिखेंगे। इन सारे प्रश्नों को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, तो बहुत सारे बच्चे आउट ऑफ लाते हैं। इसमें आपको भी कोशिश करनी चाहिए। विभाग 5 लेखन विभाग, जो 26 अंकों के लिए है। इसमें ये हमें अपने अपने विचार शक्ति के ऊपर लिखना है कि जिस तरह से हम विचार करेंगे, जितना हम राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें सिर्फ कहाँ कहाँ पर जरूरी किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, उनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। कि जिस पहला प्रश्न है पत्र लेखन, 5 पत्र लेखन। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। 50 सेवा सदन गोखले नगर वर्धा से सुदेशना जोशी अपने अमर कुंज जवाहर नगर अकोला निवासी अपने छोटे भाई तेजस जोशी को कसरत का महत्व समझाते हुए पत्र लिखता या लिखती है। तो यहाँ पर हमें कौन पत्र लिख रहा है, किसे पत्र लिख रहा है, पूरा पता दिया गया है। तो इस आधार पर विषय भी दिया गया है, इस आधार पर हमें पत्र लिखना है। तो सबसे पहले हमें जिन मुद्दों को ध्यान में रखना चाहिए पत्र लेखन करते वक्त, वह है कि दिनांक। पत्र लिखते वक्त सबसे पहले जो है लेफ्ट हैंड साइड में दिनांक आएगा। दिनांक लिखने का तरीका भी ध्यान रखना है कि दिनांक जो है वह अंक में होनी चाहिए, वर्ष भी अंक में होना चाहिए, लेकिन महीना जो है यह अक्षर में होना चाहिए। उसके बाद प्रति, प्रति के बाद जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसका नाम, पता, ईमेल आईडी सब लिखना है। उसके बाद संबोधन, संबोधन करना है और उसके बाद हमें पत्र की शुरुआत करनी है। पत्र को 3 पैराग्राफ में डिवाइड करना है, अच्छी तरह से विषय विवेचन करना है, और अंत में पत्र का जब समापन करेंगे तो उसको भी सही तरीके से समापन करना है। अपना नाम, जो पत्र लिख रहा है यानी कि प्रश्न पत्रिका में जिसका नाम दिया गया है कि कौन पत्र लिख रहा है, उसका नाम, पता, उसके हस्ताक्षर और उसका ईमेल आईडी, यह लिखकर हमें पत्र को पूरा करना है। यहाँ पर जो पहला पत्र है, एग्जाम्पल देखो। 22 सितंबर 2018, प्रिय भाई अनिल, स्नेह आशीर्वाद। विषय विवेचन किस प्रकार से किया है देखो। दीदी के पत्र से तुम्हारी अस्वस्थता का समाचार मिला। तुम आए दिन बस इस प्रकार बीमार पड़ते जाते हो, इसका क्या कारण है? तुम्हारी प्रथम सत्रांत परीक्षा भी नजदीक आ रही है। तुम्हारे स्वास्थ्य के बारे में माताजी और पिताजी भी बहुत चिंतित होंगे। तुम्हारा शरीर कमजोर हो गया है, इसलिए तुम बार बार बीमार पड़ जाते हो। तुम व्यायाम करते नहीं, खेल कूद से तुम हमेशा दूर भागते हो। तुम्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ अच्छी सेहत नहीं बना सकते, अच्छा भोजन भी अच्छी सेहत के लिए जरूरी होता है। उचित और पर्याप्त व्यायाम भी किया जाए। व्यायाम से भोजन का अच्छा पाचन होता है, शरीर मजबूत होता है। सचमुच व्यायाम सुखी और सफल जीवन का
सुखी और सफल जीवन की पूंजी है। तुम्हारा भाई अमित। और जो पता दिया है पत्र लिखने वाला का, वो 50 सेवा सदन, गोखले नगर, वर्धा, और फिर उनका ईमेल आईडी लिखना है। दूसरा पत्र जो है औपचारिक और अनौपचारिक दोनों में से हमें एक पत्र लिखना है। दूसरा पत्र राजकुंज सदाशिव पेठ पुणे से महेश दामले, रयत सहकारी बैंक लिमिटेड शिवाजी नगर पुणे शाखा के एजेंट को कैशियर की जगह के लिए आवेदन पत्र भेजता है। तो यह आवेदन पत्र लिखा जा रहा है, ये औपचारिक पत्र है। तो यहाँ पर भी हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है कि दिनांक को प्रति लिखना है, जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका पूरा नाम, पता, ईमेल एड्रेस, विषय, संबोधन और पूरा विषय विवेचन जो है 2 या 3 पैराग्राफ में लिखना है। और 2-3 पैराग्राफ में विषय विवेचन होने के बाद हमें पत्र के अंत में आपका या आपकी भवदीय, उसके बाद जो पत्र लिख रहा है उसका नाम, पता और ईमेल आईडी लिखना है। और ये आवेदन पत्र है, इसलिए हमें इसके समापन में संलग्न, यानी कि हम उस आवेदन पत्र के साथ क्या क्या जोड़ने वाले हैं कि जिस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन किया गया है तो उस पोस्ट के काबिल हम है या नहीं। तो हमारे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होते उसके प्रमाण पत्र जो हमें देने पड़ते, तो उनकी लिस्ट, उनकी सूची देना जरूरी है। विभाग 5 का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य में हो। तो यहाँ पर हमें गद्य दिया हुआ है, तो इस गद्य को पढ़कर हमें 4 ऐसे प्रश्न तैयार करने हैं जिनके उत्तर सिर्फ एक वाक्य में होने चाहिए। मनुष्य सुख के पीछे लगा रहता है, सुख पाने की, खुश बनने की वह जीवन भर कोशिश करता रहता है। जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद उसे सुख मिलता है। उत्सव के दिनों में उसे सुख मिलता है। जीवन के आवश्यकताओं का तांता लगा रहता है। एक की पूर्ति के बाद दूसरी सामने आती है, इसलिए पूर्ति के बाद मिलने वाला सुख सुख अधिक समय तक नहीं रहता। उत्सव से हम किसी आवश्यकता का अनुभव नहीं करते। हम सारे कामकाज छोड़ बैठते हैं, खुशियां मनाने दौड़ मेहमानों से मिलते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं, अपनी चिंताएं भूल जाते हैं, केवल अपने मनुष्यपन का ख्याल में रखते हैं। स्वार्थ को मन में नहीं लाते। 2 दिनों में एक अलग दुनिया बसाते हैं और उसी में हो जाते हैं। बिना कारण घूमते हैं, व्यर्थ में खर्च करते हैं, फिर भी हम खुश रहते हैं। यह दिन हमें सांसारिक बंधनों से, चिंताओं से दूर खुशियों की दुनिया में ले जाते हैं। उत्सव का सुख टॉनिक जैसा है। तो इस पैसेज पर, इस गद्यांश पर हमें 4 ऐसे प्रश्न तैयार करने हैं जिनके उत्तर एक एक वाक्य में, हम किसी भी तरह के प्रश्न बना सकते हैं, कौन, कब, कहाँ, कितना, किससे, इस तरह इन शब्दों का प्रयोग करके हम प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं। 4 प्रश्न तैयार करने के लिए कहा गया है, 4 से अधिक बनाकर रखें।
ताकि अगर कहीं एक आध गलत हो जाए तो हमें अगले प्रश्नों में मार्क्स मिल सकते। मनुष्य किसके पीछे लगा रहता है? और प्रश्न बनाने के बाद प्रश्न चिन्ह लगाना जरूरी है। मनुष्य जीवन भर क्या बनने की कोशिश करता है? प्रश्न चिन्ह। हम सारे कामकाज क्या कर बैठे हैं? हम केवल क्या पाने का ख्याल में रहते हैं? इस तरह से पद्यांश में से हमें 4 प्रश्न तैयार करने हैं। प्रश्न तैयार होने के बाद हमें चेक करना है कि इनका उत्तर केवल एक ही वाक्य में है या नहीं। प्रश्न 5 का आ है वृत्तांत लेखन। अपने विद्यालय में आयोजित क्रीड़ा महोत्सव का लगभग 60 से 80 शब्दों में वृत्तांत लिखिए। तो यहाँ पर वृत्तांत लेखन में हमें कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड करना चाहिए वो दिया है ब्रैकेट में। वृत्तांत में स्थान, समय, घटना का उल्लेख आवश्यक है। स्थान यानी कौन सी जगह पर वो घटना घटी है। वो क्रीड़ा महोत्सव जो हमें लिखने के लिए कहा गया है वो कौन सी जगह पर घटी है वो लिखना जरूरी है। समय लिखना जरूरी है। जो पॉइंट्स हमें कंपलसरी लिखने के लिए कहा गया है वो अगर नहीं लिखेंगे तो उसके मार्क्स कट हो सकते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान से वृत्तांत लेखन करना है। वृत्तांत लेखन के लिए ऑप्शन है अथवा कहानी लेखन। अगर हम वृत्तांत लेखन करते हैं तो कहानी लेखन न करें तो भी चलेगा, या कहानी लिखेंगे तो वृत्तांत लेखन नहीं लिखा तो चलेगा। कहानी लेखन निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर लगभग 70 से 80 शब्दों में कहानी लेखन तथा उचित शीर्षक और सीख लिखिए। तो कहानी लेखन करते समय हमें सबसे पहले शीर्षक देना है, उसके बाद कहानी को मुद्दों के अनुसार पैराग्राफ्स में लिखना है और अंत में उसकी सीख लिखना है। कहानी को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उसमें कहावतें, मुहावरों का इस्तेमाल करना है। वृत्तांत लेखन का जो प्रश्न है, अपने विद्यालय में आयोजित क्रीड़ा महोत्सव। 21 अगस्त को डीएवी पब्लिक विद्यालय में क्रीड़ा महोत्सव मनाया गया। क्रीड़ा महोत्सव सुबह 10 बजे आरंभ हो गया था। क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन विद्यालय प्रांगण में किया गया था। प्रांगण के चारों तरफ प्रांगण को चारों तरफ से सजाया गया था। क्रीड़ा महोत्सव में खेल मंत्री अतिथि के रूप में आए थे। इस समारोह में सभी छात्र और शिक्षक उपस्थित थे। 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए बहुत सारी तैयारियां की गई थी। शिक्षक विद्यार्थी दोनों ने क्रीड़ा महोत्सव में भाग लिया। शिक्षकों की विद्यार्थियों को दी गई कि 2 टीम्स बनाई गई। सब ने बहुत अच्छे तरह से खेल खेले। अंत में विद्यार्थियों की टीम जीती। विद्यालय के प्रधानाचार्य जी ने खेल के महत्व को समझाया और सभी को जीवन में एक कोई भी खेलना आना चाहिए। क्रीड़ा महोत्सव में बहुत मजा आया। सब ने सभी खेलों में भाग लिया। कुछ खेलों में अध्यापक और छात्र टीम बनाकर खेल रहे थे। सब में जोश था। सुबह से शाम तक खेलते रहे। 4 बजे क्रीड़ा महोत्सव समाप्त हो गया। तो इस तरह से हमें वृत्तांत लेखन लिखते वक्त वो कब और कहाँ पर मनाया गया और कितने बजे शुरू हुआ, कितने बजे खत्म हुआ, उसमें किसने किसने भाग लिया, अतिथि, प्रमुख अतिथि कौन थे, फिर शुरुआत से लेकर अंत तक वो प्रोग्राम किस तरह से चला, तो वो सारा लिखना जरूरी है। उसके बाद प्रश्न 5 का ई है विज्ञापन लेखन। बाजार में बेचने के लिए सैनिटाइजर का प्रचार करना है। संक्षेप में प्रचार का प्रारूप तैयार कीजिए।
तो विज्ञापन ये भी हम अपनी मर्जी से अपनी कला उस हिसाब से जैसा हम चाहते हैं वैसे विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कोई सूचनाएं नहीं दी गई है, कोई पॉइंट्स नहीं दिए हैं कि हमें क्या लिखना है। तो हम अपनी तरह से सैनिटाइजर का विज्ञापन कर सकते, हम जो चाहे वो उस सैनिटाइजर को नाम दे सकते हैं और उसमें पॉइंट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं अपने विचारों के हिसाब से कि वो केमिकल फ्री होगा या किस तरह का होगा, उसके ऊपर कोई छूट दी जाएगी या उसके ऊपर कोई फ्री गिफ्ट दिया जाएगा, तो हम अपने विज्ञापन में ऐड कर सकते हैं। और हमें विज्ञापन में लिखते वक्त ध्यान में रखना है कि नाम और पता कि वह वस्तु जो है कहाँ पर मिलेगी, फोन नंबर, पता, इन सब चीजों को अवश्य लिखना है। और जो उस प्रोडक्ट का नाम होगा वो बड़े अक्षरों में लिखा जाए। अगर चित्र की जरूरत है तो चित्र बनाए, अगर नहीं आता है, जरूरत नहीं है तो नहीं बनाए तो भी चलेगा। हमारा अंतिम प्रश्न है निबंध लेखन। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। पहला है यदि मुझे पंख होते, दूसरा है सेल फोन लाभ और हानि। तो यहाँ पर दूसरा जो निबंध है सेल फोन लाभ और हानि, यह लिखा गया। सेलफोन को थोड़े ही समय में अपार लोकप्रियता मिलने का कारण उसकी उपयोगिता है। दूरियां मिटाने के साथ साथ इसने दैनिक जीवन को सुविधाजनक भी बनाया है। अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच निरंतर संपर्क बना रहता है। संकट के समय परिवार और मित्रों की सहायता पाना आसान हो गया है। तकनीकी उन्नति ने एक ओर तो सुविधाओं में वृद्धि की, दूसरी ओर उपकरण की कीमतों और शुल्क दरों में निरंतर कमी होती रही। कमी की यह प्रक्रिया जारी है। शुरुआती दौर में 20 से 25 हजार रुपए में ये उपकरण बिकते थे। अब उनसे अधिक सुविधाओं वाला उपकरण 1,000 रुपए में भी आसानी से मिल जाता है। एक अनुमान के अनुसार अगले 2-3 वर्षों में कीमतें घटकर 500 रुपए तक पहुंच सकती है। विज्ञान के इस वरदान के साथ अभिशाप भी जुड़े हैं। अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी इसका बहुत अधिक उपयोग, गलत ढंग से उपयोग और गलत स्थान पर उपयोग घातक है। चिकित्सकीय शोध के अनुसार जो लोग सेल फोन को अधिक उपयोग करते हैं उनकी स्मृति शक्ति क्षीण हो जाती है, नींद पूरी नहीं हो पाती, सिर दर्द रहता है तथा वे अवसाद से ग्रस्त हो जाते हैं। कई मामलों में कैंसर होने का आशंका भी रहती है। दुपहिया वाहन चलाते समय कंधे झुकाकर सेल फोन का उपयोग करने वालों को दोहरी हानि होती है। एक और तो उनके कंधों में स्थायी रूप में दर्द रहने लगता है, दूसरी ओर दुर्घटना होने की आशंका प्रबल रहती है। इस प्रकार किसी सभा या कार्यक्रम में सेलफोन का उपयोग वक्ता और श्रोताओं की एकाग्रता भंग कर देता है। आज हम सेल फोन पर पूरी तरह निर्भर हो गए हैं। सेल फोन के बिना हमारा एक काम भी पूरा नहीं होता, खासकर युवा पीढ़ी का। सेल फोन युवा पीढ़ी को जीवन का अभिन्न अंग बन गया है, लेकिन इस सेल फोन का गलत उपयोग से कई प्रकार की हानियां भी हो सकती है। युवा पीढ़ी इन हानियों से
अनजान नहीं है, परंतु वे सेल फोन के बिना रह नहीं सकते। ऐसे में सेल फोन प्रति उसकी दीवानगी रोकी तो नहीं जा सकती, पर कम अवश्य की जा सकती है, जो अत्यंत आवश्यक भी है। हम हैंडसेट देने की उम्र तय करके युवाओं द्वारा से फोन चलाने के घंटे तय करके उनके द्वारा किए जाने वाले उपयोग आदि का निगरानी करके इस दीवानगी पर कुछ हद तक कम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं कि ये हमें आजकल पढ़ाई में किस तरह से इस्तेमाल होता है, जिसके फायदे जितने हैं उतने नुकसान भी है। ऐसे और भी पॉइंट्स को हम ऐड कर सकते हैं। यदि मुझे पंख होते, यह हम अपनी कल्पना से यह निबंध लिख सकते हैं। किसी को कोई डाउट है? Aman, unmute yourself and ask your doubt. Students, if you have any doubt, raise your hand and clear your doubts. Yes. Swati, unmute yourself. Swati, unmute yourself and ask your doubt. Swati, ask your doubt. Any other students have any doubts? Swati, unmute yourself and ask your doubt. यस स्वाति, बोलो। माइक ऑन Swati, किया है तुम्हारा? Anyone else? okay, Deepa teacher, we'll wind up the lecture. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, Thank thank you, you. teacher. Thank you.